नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और आसन खास मेहमान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की जिम्मेदारी है कि पार्टी वाकई में जो वादे करके आई थी उनको क्या कर रही है उनकी सरकार, और अगर सरकार कर रही है तो वो बातें क्या जनता तक जा रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे। और आरोप जो पार्टी पे लग रहे हैं, सरकार पे लग रहे हैं, उसका क्या जवाब दे रहे हैं, आइए जानते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़ी नाजों के बाद बहुत ही वादों के साथ मोदी जी को लाया गया। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 7 महीने पूरे हो गए, लेकिन वाकई में क्या मोदी जी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं जो देश चाहता है? सत्ता में आने के 7 महीने के अल्पकाल में यदि आप देखें तो देश की हालात अंदर से लेकर बाहर तक सुधारने के लिए जितने प्रयास हुए हैं, उन्होंने एक भविष्य के एक बड़े अच्छे स्वरूप की नींव डाली है। मैं उदाहरण के लिए बोलूंगा, जैसे प्रधानमंत्री ने जनधन योजना प्रारंभ की और जिसके चलते हुए अभी तक कई करोड़ ऐसे लोग अपने खाते खोल चुके हैं जिनके पास बैंक खाते नहीं थे। दूसरी बात, पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया है जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा है, स्वच्छता आंदोलन। तीसरी बात, बाली में WTO की बैठक में गत समय में कुछ ऐसे निर्णय हुए थे जो भारत के किसानों के प्रतिकूल जा रहे थे। हमारी सरकार ने आने के बाद उस निर्णय के विरुद्ध एक मजबूत स्टैंड लिया और जिसके चलते हुए WTO का वह प्रस्ताव रुका। चौथी बात आप देखें, मगर ये पहला मौका था जब पाकिस्तान ने सीमा पर फायरिंग की और वहां के उच्चायुक्त ने हुर्रियत नेताओं से बात की। हमने दृढ़तापूर्वक शांति वार्ता को रोक दिया और हमने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी नीयत में गुणात्मक सुधार नहीं दिखाता है, वार्ता का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद भी हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार के जवाब दिए हैं, उससे आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि एक पाकिस्तान के साथ रिलेशन का वो दौर था जब पिछली सरकार के समय तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह कहा था कि इस देश को हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरा है, जिसके लिए हाफिज सईद ने उन्हें बधाई दी थी। और एक अभी का दौर है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, भारत को तो उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। ये साफ अंतर दिखा रहा है। जो साफ फर्क है वो जमीन पे नहीं दिखता। बहुत अच्छा लगता है, खबरें आ जाती हैं, आप बयान दे देते हैं, सीधे सीधे पारिकर का बयान आ जाता है कि जवाब दीजिए पलट के। इसके बावजूद भी क्रॉस फायर रुक नहीं रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत है 5000 लोग बेघर हैं, उन्हें आप कैंप में रखे हुए हैं, जबकि आप कह रहे थे चुनाव से पहले कि हम आएंगे, उसके बाद इस तरह का सीज फायर उल्लंघन नहीं होगा। देखिए, युद्ध विराम का उल्लंघन होना और उस पर प्रतिक्रिया होना दोनों अलग अलग है। युद्ध विराम का उल्लंघन करना तो पाकिस्तान की फितरत का पार्ट है। आज पाकिस्तान के अंदर तो रुका क्या? मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, कितनी दृढ़ता से सरकार जवाब दे रही है। याद करिए, 2 महीने पहले हुए युद्ध विराम उल्लंघन के बाद तुरंत बाद उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके कहा कि नहीं, फिर संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसका अर्थ क्या साफ था कि उन्हें लग रहा था कि उनकी कैजुअलिटीज ज्यादा हुई हैं पाकिस्तान के मीडिया की रिपोर्ट पर। यह अभी आपने हाल ही में देखा कि जिस प्रकार से एक नौका के द्वारा भारत की सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास किया गया और उसको हमने पूरी तरीके से रोका। कि पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो पूरे विश्व के आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर था और इतना शक्तिशाली था कि उसने अमेरिका में 9/11 का जो कांड हुआ वो उसी ने करवाया था। उसके बाद 2002 से जब अमेरिका ने यहां कार्रवाई शुरू की तो अगले 1.5-2 साल में उस तालिबान के नेटवर्क को लगभग ध्वस्त कर दिया था। यानी 2004 में जब हमारी सरकार गई तब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवाद का केंद्र नष्ट प्राय हो चुका था। इस बार पुनः जब हमारी सरकार आई है, संयोग है कि नाटो फोर्सेस का विड्रॉल हो चुका है, तो एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बहुत प्रबलता से उभरते हुए आतंकवाद का केंद्र है। इस संवेदनशील परिस्थिति में भी हमारी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों मौकों पर भारत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आप प्रतिबद्ध हैं, आप बात करेंगे नहीं। आप कहते हैं हमारी डिप्लोमेसी बेहतर है, विदेश नीति हम बेहतर काम कर रहे हैं। कैसी विदेश नीति है? आप सब लोग कहते थे कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या जो अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनको लेकर पिछले 7 महीने में इस केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया और बांग्लादेशियों का आना अभी भी जारी है। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश की सीमा जिन राज्यों के साथ जुड़ती है उनमें अधिकांश राज्य ऐसे हैं जो गैर भाजपा गैर NDA शासित हैं। और वहां के मुख्यमंत्रियों का रुख क्या रहा है? याद करिए, चुनाव से पूर्व अपनी आखिरी रैली में कलकत्ता में जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार आने के बाद जितने बांग्लादेशी हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लें,
तो वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, मैं देखती हूं कि कौन है जो बांग्लादेशियों को बाहर निकालता है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पे मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोगों का ऐसा आग्रह होगा तो निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयां आती हैं, परंतु हमारी सरकार उन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए सुरक्षा संबंधी प्रश्नों का प्रभावी समाधान देगी। प्रभावी समाधान की आप बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि स्वच्छता के नाम पे इंडिया गेट पे झाड़ू लगा लेने से स्वच्छता नहीं हो जाती है, उत्तर प्रदेश में आके टॉयलेट साफ करें। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी का यह वक्तव्य उनकी क्षुद्र मानसिकता का परिचायक है, परंतु जहां तक हमारे प्रधानमंत्री की बात है, उन्होंने खुद कहा कि इस प्रतीकात्मक कार्य से यह स्वच्छता अभियान नहीं होने वाला है, ये जनमानस की सोच में बदलाव का प्रयास करना होगा। और इसलिए उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि साहब हमने एक प्रतीकात्मक झाड़ू लगा दी, बात खत्म। उन्होंने उसके साथ 9 लोगों को जोड़ा। तमाम मंत्रियों और जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं सांसदों से कहा गया कि वो भी इसी प्रकार से 9 लोगों की टीम बनाएं। तो इस प्रकार से यह आंदोलन एक प्रकार से गुणात्मक वृद्धि करता हुआ नीचे जन सामान्य तक पहुंचे, ताकि एक जन जागरूकता आए और उसके प्रारंभिक अच्छे और सार्थक लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। सार्थकता की आप बात करते हैं, सार्थकता के नाम पे कितना वक्त और लगेगा जिससे कि काम पूरा हो? देखिए, यह तो प्रकरण के अनुसार डिपेंड करता है, परंतु हमारी सरकार ने इन प्रारंभिक 7 महीनों में कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं आने वाले समय में जिसके सकारात्मक परिणाम जनता को दिखाई पड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हमें बेहतर काम करना है, बेहतर काम करना है, उसके हिसाब से क्या प्लान है? अभी काला धन वापस नहीं आया, आप कह रहे थे हम वापस ले आएंगे, विपक्ष आप पे लगातार हमले कर रहा है। आप इसके अलावा धर्मांतरण जैसे मुद्दे सामने आ जा रहे हैं, विपक्ष लगातार हमले करता है, संसद चल नहीं पाती, राज्यसभा में कोई काम हो नहीं पाया। इन तीनों बिंदुओं का मैं बिंदुवार उत्तर देता हूं। काले धन के विषय में कहना चाहूंगा, G20 की समिट हुई ऑस्ट्रेलिया में, प्रधानमंत्री ने काले धन पर सभी देशों के बीच में, जो प्रमुख देश हैं दुनिया के 20 देश, उनमें एक आम सहमति बनाने का प्रस्ताव रखा और भारत के प्रस्ताव पर G20 ने उसको अडॉप्ट किया। तो जो तकनीकी और वैधानिक समस्याएं हैं काले धन को लाने में, उसके लिए पहल हमारी सरकार ने की है। ये G20 के रेजोल्यूशन में सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, उसे ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मान रहा हूं, पर अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यह बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की स्लगिश ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक्टिविज्म यानी उसके अंदर गतिशीलता प्रदान करने में सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह प्रधानमंत्री की कार्यशैली का प्रमाण है। आप ही ने वादा किया काला धन लाएंगे, आप ही ने कहा देश में अमन शांति रहेगी। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं सबका विकास सबका साथ। कैसे विकास होगा? कल धर्मांतरण जैसे मुद्दे सामने होंगे, सदन चल नहीं पाएगा। देखिए, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अपनी सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूं। बचाव की मुद्रा में तो विपक्ष है। बताइए सदन क्यों नहीं चल रहा है? विपक्ष हम पे आरोप लगाता है कि हमने सदन नहीं चलने दिया था। हां, नहीं चलने दिया था। 2G घोटाले के ऊपर हमने कहा था संयुक्त संसदीय समिति को बैठा लिए और बहस करिए। तब ये कांग्रेस का स्टैंड था, वो बहस से बच रहे थे। और बाद में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, आखिर में 2G का घोटाला परत दर परत भारत के सामने आया। यानी हमारा जो स्टैंड था वह सत्य सिद्ध हुआ। आज क्या है? धर्मांतरण का विषय। हम कहते हैं कि आइए सदन में बहस करिए, धर्मांतरण के मुद्दे के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करिए। अब वो क्या कहते हैं? नहीं जी, चर्चा नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री आकर इस पे बयान दे, मंत्री इस्तीफा दे। यानी उनका हमारा स्टैंड तब भी यह था कि हम बहस के पक्ष में थे जब हम विपक्ष में थे। आज सत्ता पक्ष में है तो भी हम बहस के पक्ष में हैं। विपक्ष जब सत्ता में था तो भी बहस से भागने का प्रयास कर रहा था, आज भी बहस से भागने का प्रयास कर रहा। क्यों नहीं धर्मांतरण के विषय के ऊपर आप खुल के चर्चा करने को तैयार हैं? एक पक्षी एक घटना को लेकर प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं धर्मांतरण के विषय पर। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के विषय की बात नहीं कर रहा हूं। 1954 की सेंट्रल प्रोविंसेस की नियोगी कमीशन की रिपोर्ट, जो आज का मध्य प्रदेश, ये 50 के दशक में, 1956 और 60 में जवाहरलाल नेहरू जी के समय में संसद में इस विषय के ऊपर चर्चा हुई। 1967 में उड़ीसा की सरकार ने यह नियम बनाया। 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह जजमेंट दिया है कि अपने धर्म को प्रसारित करने के अधिकार का कतई अर्थ नहीं है कि धर्मांतरण का अधिकार है। 1983 में मीनाक्षीपुरम में भारी संख्या में दलित मुस्लिम बन गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हस्तक्षेप किया, तब वो वापस आए।
1987 में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने क्रिश्चियन मिशनरीज की एंट्री पर बैन लगा दी थी, क्योंकि 7 साल में उनकी संख्या वहां पर 20 गुनी से अधिक हो गई थी। 1991 से 96 के बीच में तमिलनाडु की AIADMK सरकार धर्मांतरण विधेयक लेके आती है। अभी 2006 में हिमाचल की सरकार लेके आती है। तो मैं कहता हूं ये तो भाजपा की सरकारें नहीं थी, तो कांग्रेस की सरकारों ने किया, अन्य दलों की सरकारों ने किया है, स्वतंत्र पार्टी से लेके AIADMK की सरकारों ने किया। क्यों नहीं आप खुलकर उस पर बहस करने को तैयार हैं? उन सारे विषयों पे हम बात नहीं करेंगे। आपने कहा कि प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये जजमेंट आया हुआ है। प्रचार प्रसार की बात नहीं हो, बात हो रही घर वापसी के नाम पे। और साक्षी महाराज जैसा आदमी ये कह दे कि हिंदू महिलाएं 4-4 बच्चे पैदा करें, तो गड़िया कह दें 3 बच्चे हिंदुओं के यहाँ पैदा होने चाहिए, इससे किस तरह का विकास होगा? देखिए, यहां पर भी मैं एक बात कहूंगा, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है, केंद्र में अथवा किसी राज्य में, तो हमारे विरोधियों के द्वारा कुछ चीजों को लेकर तिल का ताड़ बनाया जाता है। साक्षी महाराज जी ने जो बयान दिया था, साध्वी निरंजन ज्योति ने जो बयान दिया, उन लोगों ने अपने बयान को विड्रॉ किया, पार्टी ने उसको पूरी तरीके से डिसअप्रूव किया, प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर उस वक्तव्य का खंडन किया। इसके बावजूद हम दोषी हैं। और यूपीए की सरकार, उनके प्रधानमंत्री ने कहा मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। उनके गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू आतंकवाद से देश को खतरा है। उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने क्या कहा, वो चुनाव गुजर चुका है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। इसके बावजूद वो दोषी नहीं है। नहीं, आप प्रधानमंत्री और वो विड्रॉ करना तो जो आप कह रहे हैं, मैं एक चीज याद दिला दूं, अगर गलती कांग्रेस ने करी तो बीजेपी तो नहीं करेगी। आप राष्ट्रवादी हैं, आप बार बार कह रहे हैं 125 करोड़ लोगों के आप नेता हैं, आपके प्रधानमंत्री संविधान की कसम खाते हैं पूरे देश को साथ लेके चलना है। जैसे ही ये बात कही गई थी गृह मंत्री के द्वारा जयपुर के अधिवेशन में कांग्रेस के, कि आरएसएस के अंदर हिंदू आतंकवाद पलता है, आपने संसद नहीं चलने दी थी और माफी मांगनी पड़ी थी कांग्रेस को, कांग्रेस झुकी थी। उसी तरीके से आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कि देश के जितने भी संसाधन हैं उस पर मुसलमानों का पहला हक है, लेकिन इसके बावजूद भी देश ने उन्हें स्वीकारा नहीं, इसीलिए आप सत्ता में बैठे हैं। और जब आप सत्ता में बैठे हैं तो आपके लिए पूरे देश को देखना है। मैं उसी बिंदु पे आ रहा था, अपना वाक्य पूरा करने का प्रयास कर रहा था कि हमारे किसी सांसद ने, इवन जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया, विड्रॉ किया, खेद व्यक्त किया, दिल से स्वीकार किया, पार्टी ने डिसअप्रूव किया, प्रधानमंत्री ने डिसअप्रूव किया, फिर भी हम दोषी। और वहां प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति बोलकर आग्रहपूर्वक उस बयान पर टिका रहता है, फिर भी वो गलत नहीं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, साक्षी महाराज ने जो बोला था, यद्यपि उन्होंने उस बयान को विड्रॉ कर लिया, उसमें क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने तो पूरे वाक्य में बोला था ना कि एक बच्चा सीमा पर भेज दो और एक संत को दे दो। इसमें ये बताइए कौन से समाज के लिए एक ऑफेंडिंग बात हो गई थी, जिसको इतना बड़ा विषय बना दिया गया कि जिसकी की कोई पराकाष्ठा ना हो। यहां मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, मैं मीडिया से, देश के बौद्धिक एस्टेब्लिशमेंट से और देश के राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट से भी कहूंगा कि बहुत सारी चीजों को आपने इतना दरकिनार किया है और एक पक्षी दृष्टि से देख रहे हैं। केरल, वहां पर मल्लापुरम जिला, जहां 90% मुस्लिम आबादी हो गई है, उन्होंने विवाह की आयु घटाकर 18 से 16 कर दी। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। केरल की सरकार किसी प्रकार की चर्चा नहीं करती। केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने 2012 में यह स्वीकार किया कि 70 के दशक में हमने राजनीतिक हत्याएं करवाई। इसके बाद उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। जो आप कह रहे हैं, अगर उसमें कोई भी गुरेज नहीं है, विपक्ष सिर्फ विपक्ष के लिए आपका खिलाफ आवाज उठाता है, तो लव जिहाद कैसे खड़ा हो जाता है? और अब कांग्रेस आप ही से कह रही है कि लव जिहाद के ऊपर अगर करीना कपूर का फोटो छपेगा तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो अपने यहाँ के मुख्तार अब्बास नकवी का फोटो छापें, शहनवाज हुसैन का फोटो छापें। उन्होंने हिंदू महिलाओं से शादी की। देखिए, लव जिहाद के संदर्भ में मैं पुनः एक बात कहना चाहूंगा। लव जिहाद का शब्द कहां से आया था? यह तो केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया, जिसके बारे में रिट दायर हुई और केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट में इस विषय पर प्रोसीडिंग्स हैं और उनके कई जजमेंट्स भी हैं। तो जब तक कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी की सरकार के लोग इसका प्रयोग करें, वह बात सहज है। वही शब्द यदि यहां प्रयोग हो गया, जैसे ही भाजपा के किसी नेता ने बोल दिया, अरे अरे वो तो बड़ा भारी विषय हो गया, और यह झूठ प्रसारित किया जा रहा है कि यह फ्रेज भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के लोगों ने क्वाइन किया। दिस वॉज क्वाइंड बाई द कम्युनिस्ट पार्टी चीफ मिनिस्टर। ये वामपंथी दलों से जाके पूछिए ना, ये कांग्रेस की यूडीएफ सरकार से पूछिए जाके ना कि आपने ऐसा क्यों बोला था। हां, धर्मांतरण पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। धर्मांतरण यदि एक पर्टिकुलर दिशा में होता रहे तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। 2008 के समय पोप भारत आए थे जब,
तो उन्होंने कहा था फर्स्ट मिलेनियम वॉज फॉर यूरोप, सेकेंड मिलेनियम वॉज फॉर अफ्रीका, थर्ड मिलेनियम फॉर एशिया। और उसके बाद उड़ीसा में हजारों की संख्या में लोग ईसाई बने थे, तब वह विषय नहीं उठा। आज और विश्व हिंदू परिषद का भी दावा मानिए तो वो कहते हैं पिछले 10 साल में हमने 2.5 लाख लोगों की घर वापसी कराई है, तो मुद्दा नहीं बना। अगर 25-50 लोगों के का कुछ विषय हुआ तो उसकी जांच कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल जांच कराइए और उसकी जो सम्यक जांच हो, उसमें जो दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। पर इसको इतना बड़ा विषय बना रहे हैं। 2 वाक्य में कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण और हिंदुत्व, अगर हिंदू धर्म में घर वापसी हो रही है तो विषय है, हिंदू से कोई दूसरे धर्म में जा रहा तो विषय नहीं है। अरे हिंदुत्व तो एक ऐसा धर्म, यदि आप उसे संप्रदाय मानते हैं तो उसमें धर्मांतरण का तो प्रावधान ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1950 के दशक में लिखी गई कविता की 2 पंक्तियों में धर्मांतरण को लेकर हिंदुत्व का सार है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। यही भाजपा की विचारधारा का सार है, यही भारत की विचारधारा का सार है, और हम इसी भाव से लेकर आगे बढ़ते हैं जिसमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है और कहीं भी किसी प्रकार के बलपूर्वक धर्मांतरण का प्रश्न नहीं उठता। तो वो कौन लोग हैं जो पार्टी लाइन से हट रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो सरकार के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं इस तरह की बातें कह के? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बेहतर काम करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उन लोगों से परेशान है जो इस तरह के सेंटेंस कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कुछ एक बात और भी कहना चाहूँगा। ये देश बहुत बड़ा देश है, तमाम प्रकार की संस्थाएं, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं अपना अपना कार्य करती हैं। सरकार सभी को नियंत्रित करने का प्रयास करे यह लोकतंत्र की भावना के अनुरूप भी नहीं है। मगर इतना मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने पर यह जो वितंडावाद खड़ा किया जाता है पहली बार नहीं हो रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 में हमारी सरकार आई थी। नवंबर 98 में गुजरात के अंदर कुछ ईसाइयों के विरुद्ध घटनाएं हुई थी। तब नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री नहीं थे, सुरेश भाई मेहता मुख्यमंत्री थे, और इतना वितंडावाद किया गया कि पोप का बयान आ गया था। और वो घटनाएं क्या थी जिसमें एक भी व्यक्ति की मृत्यु तो छोड़िए, एक भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ था। इतना बड़ा विवाद बनाने का प्रयास, मगर अंत में क्या हुआ? जब हमारी सरकार गई तो हमने देश का कायाकल्प करके दिखाया। जब हम आए तो 4.5% की विकास दर थी, जब हमने छोड़ा तो 9% की विकास दर थी। जब हम आए तो महंगाई की दर 9.5% थी, जब हमने छोड़ा तो 5% के आसपास थी। पिछले 10 वर्षों में भाजपा शासित राज्यों की औसत विकास दर 10% के आसपास रही, जबकि देश की औसत विकास दर 5% के आसपास रही। मुलायम सिंह की पार्टी और खुद मुलायम सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपको 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव दिख रहा है और तब तक आप बांटो और राज करो की नीति पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप इस चीज को बार बार बढ़ा रहे हैं। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, आज देश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की जो हालत है, वो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन से साफ है कि इस गरीबो गुर्बत और मजलूमियत और मुफलिसी के हालात में मुसलमान रह रहा है। अगर आजादी के 67 साल के बाद उनके ये हालात हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 61 साल शासन करने वाले कांग्रेस और तथाकथित सेकुलर दल? मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में 1947 में ब्यूरोक्रेसी में 20% मुस्लिम थे, आज 2% से कम है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश में 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 61 साल शासन करने वाले कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे दल? हकीकत यह है कि यह इनके मन की रणनीति है। अशिक्षित रखो, गरीब रखो, भयभीत रखो, ताकि वो हमारे साथ खड़े रहें। माली हालत मुस्लिम समुदाय की भाजपा शासित राज्यों में बेहतर है। स्टैटिस्टिकल डाटा नेशनल सैंपल सर्वे का, यूपीए के सरकार का ले लीजिए, सबसे बेहतर आर्थिक हालात मुसलमानों के गुजरात में है। आप चाहते हैं शांति बनी रहे, आप चाहते हैं भय ना हो, विकास हो, तो इसका मूल मंत्र आप लोग क्या मानते हैं कि लोग आप पे भरोसा करें? अभी ये कहा जाता है कि आप सिर्फ हिंदूवादी पार्टी हैं, आप सबको साथ लेकर नहीं चलते, इसके लिए आप लोग कैसे यकीन देश को दिला रहे हैं? आपने हिंदूवाद की बात कही, तो हिंदुत्व क्या है? 1995 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू एक संप्रदाय नहीं है, वह एक जीवन शैली है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वो वे ऑफ लाइफ वो है जो भारत और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती है। उदारता जिसमें इस सीमा तक है। मैं एक उदाहरण से कहना चाहूंगा, दुनिया की तमाम संस्कृतियों में भगवान और शैतान के बीच का युद्ध है, परंतु हमारे यहां जब राम रावण का युद्ध होता, वो रावण जिसको हमने शैतान माना,
वो भी जब मृत्युशैया पर पड़ा था तो प्रकरण याद करिए, भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा था और कहा इसके चरणों के पास खड़े होकर इससे सीखो राजनीति। यह विद्वान व्यक्ति है, अपने विरोधी को जिसको शैतान माना उसके भी अच्छे गुणों की इस सीमा तक स्वीकार्यता करना और आदर करने की जो परंपरा है, यही उदारवाद की वह परंपरा है जो भारत में आज, जिसकी वजह से दुनिया के सारे धर्म, सारे के सारे संप्रदाय यदि किसी एक देश में है तो भारत में है। पारसी पूरी दुनिया से खत्म हो गए, अगर जीवित हैं तो सिर्फ भारत में। एकमात्र देश जिसमें यहूदियों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार तो छोड़िए, भेदभाव नहीं हुआ, जब इजराइल आजाद होने के बाद उनका इतिहास लिखा गया तो उसमें इसका उल्लेख है भारत का। दुनिया का सबसे पुराना चर्च है तो भारत में है, केरल में। इस्लाम में 72 फिरके हैं। यदि केवल एक मुल्क कोई ऐसा जिसमें 72 के 72 फिरके हैं तो वह भारत है। किसी मुस्लिम देश में भी सभी सेक्स ऑफ इस्लाम नहीं है। तो यह भारत की एक बहुलतावादी संस्कृति है जो जिस जीवन शैली के कारण है उसे आज हिंदुत्व नाम देकर, सांप्रदायिक रंग देकर लांछित करने का प्रयास किया जाता है। यह मैकाले से लेके मार्क्सिस्ट विचारधारा तक का षड्यंत्र है जिसे 21वीं सदी में हमें बाहर आना चाहिए। इसे मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को योग दिवस स्वीकार किया है। 193 में से 177 देशों ने इसका समर्थन किया है, जो अभूतपूर्व है। यानी योग एक शारीरिक विकास और स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का एक विज्ञान है। केवल याद करिए, साल भर पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार ने योग को चलाया, सूर्य नमस्कार कराया, कितना वितंडावाद हुआ, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा फैला रहे हैं। अरे इसी कारण से हमने तमाम अपने ज्ञान के स्रोतों को सूखने दिया, पश्चिम के हवाले कर दिया, वैदिक गणित हो, आयुर्वेद या योग हो। आज ईमानदारी से उठकर इन सारी चीजों को जो कि मानवता का कल्याण कर सकती हैं और भारत का भी मस्तक विश्व में ऊंचा कर सकती हैं, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। आप जो बात ये कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जब आपके यहाँ से साक्षी महाराज खड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा बातें कह जाते हैं तोगड़िया साहब, तो अससुद्दीन इन तरह की बातों को कहने लगते हैं। ख़ास तौर पर उनके जो स्टेटमेंट आते हैं वो सीधे कहते हैं कि साहब इस देश में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं, और वो जब ये कहते हैं तो फ़ायदा उन लोगों को हो जाता है जो आपका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यह नहीं कहा कि इस देश में सभी मुस्लिम पैदा होते, उन्होंने कहा दुनिया में जो भी पैदा होता है वह मुस्लिम होता है। इसका अर्थ हुआ कि दुनिया में जितने क्रिश्चियन हैं, जितने यहूदी हैं, जितने जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, कन्फ्यूशियस हैं, ताओ हैं, शिंतो हैं, हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, वो सब के सब उनके अनुसार मुस्लिम है। ये जो भाव वो व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, ये धर्म विशेष की मान्यता के बारे में वो आग्रह कर रहे हैं, तो यह मुस्लिम धर्म के धर्माचार्यों का अधिकार क्षेत्र है कि यह उसको इंटरप्रेट करें कि जो ओवैसी जी कह रहे हैं वो सच है या गलत है। मगर जिस प्रकार की अधिनायकवादी विचार को वो प्रस्तुत कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर, तो उनमें और बगदादी की मूल भावना में तो कोई अंतर नजर नहीं आता। दूसरी तरफ मैं यहां तोगड़िया जी के बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, मगर तोगड़िया ने यदि यह बोला कि इस देश में सब पहले हिंदू थे, तो यह तो एक प्रकार का ऐतिहासिक तथ्य है। मैं उदाहरण के लिए कहता हूं, विनम्रता पूर्वक, जो लोग इतिहास के जानकार हैं, 10वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया जिसने तहकीक-ए-हिंद लिखी। 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक जिसने सबसे पहले जजिया लगाया, उसने अपनी आत्मकथा फतवते फिरोज शाही में भारत के सामाजिक व्यवस्था का वर्णन लिखा है। कितनी संख्या किस मत वालों की थी ये आप पढ़ लीजिए। इस्लाम के भारत में आने से पहले अंतिम तीर्थयात्री वेनसोंग चाइना का भारत आया था, जो कजाकिस्तान किर्गिस्तान से होते हुए सिल्क रूट से टर्की होता हुआ अफगानिस्तान के रास्ते आया था। उसने लिखा है कि भारत में क्या सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी। इसको पढ़ लीजिए, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का संशय है क्या? और लेटेस्ट हिस्ट्री में बताता हूं, जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में 24% हिंदू थे, आज 1% भी नहीं है। तो क्या आपकी सरकार धर्मांतरण को लेकर कोई विधेयक लेकर आएगी? हमारा यह मानना है कि प्रभाव से, दबाव से, छल से, बल से धर्मांतरण करा जाना बिल्कुल गलत है। और यह हमारा मानना 50 के दशक में नियोगी कमीशन की रिपोर्ट के समय भी था, 60 के दशक में उड़ीसा की स्वतंत्र पार्टी की सरकार के समय भी था, 77 में कोर्ट के जजमेंट के समय भी था, 80 के दशक में मीनाक्षीपुरम की घटना के समय भी था, 80 के ही दशक में अरुणाचल की घटना के समय भी था, 90 के दशक में तमिलनाडु सरकार के निर्णय के साथ भी था। वही हमारा निर्णय आज भी हमारा मान्यता है। एक नियम बनाइए,
पारदर्शी नियम बनाइए ताकि यह सिद्ध हो सके कि यह प्रभाव में है, दबाव में है। यह न्यायिक विवेचना का विषय होना चाहिए, सहज स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। इन लोगों का क्या मानना है? ये तब भी कहते थे नहीं नहीं एक एफिडेविट काफी है, और आज जब हम कह रहे हैं कि दृढ़तापूर्वक एक उपयुक्त संवैधानिक उपकरण, एन इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल टूल बनाइए, क्यों नहीं आप तैयार हैं? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का सीधे तौर पर कहना है कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चाहती है कि देश में सबका विकास हो, सबका साथ हो। यही लक्ष्य लेकर पार्टी चल रही है। लेकिन उस मर्म को समझिए कि वाकई में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, और धर्मांतरण के नाम पर जितना वितंडा है वो वाकई में सिर्फ राजनीति को लेकर किया जा रहा है। देश का संविधान कहता है कि जो भी जिस धर्म को मानता है, उसका अनुसरण करता है, उसको अपने संग लेकर चलना चाहता है चले, लेकिन दबाव में या लालच में उसका धर्मांतरण नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी जांच कराई जाए। अब देखते हैं कि इस तरह की चीज़ों पर कितनी जांच होती है और ये मुद्दा कहाँ जाकर ख़त्म होता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस मसले पर अगर देश के अंदर कोई विधेयक आ जाता है, कानून बन जाता है, तो इस तरह की राजनीति के दरवाजे फिर बंद हो जाएंगे। अब देखते हैं कि सर्वदलीय बैठक करके क्या सरकार इस तरह का कोई विधेयक लाएगी।